कोशिश की जाए कि मुग़ल कौन थे, मंगोल थे, तुर्क थे या कुछ और थे। उनके जो वालिद साहब हैं उमर शेख मिर्ज़ा, वो एक तैमूरिद प्रिंस थे जो अपनी नस्ल जो है वो कि YDNA जो है ये आपकी लीनियज शो करता है पैटर्नल साइड यानी बाप की तरफ से। हैप्लो ग्रुप जो C3 है बेसिकली CM217, ये हैप्लो ग्रुप गेंगिस खान से जुड़ा है चर और DNA की, क्योंकि एक बात समझना ज़रूरी है कि जो लीनियज है या आपकी जो इंसेस्ट्री है और कल्चर, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3% तक ही जो CM217 मुग़ल जो हैप्लो ग्रुप नज़र आ रहा है वो है, जबकि उसमें भी लोकल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस मुग़लों ने हिंदुस्तान पे 300 साल से ज़्यादा तक हुकूमत की। उनके दौरे हुकूमत के बारे में थोड़ी सी हम सेपरेट एक हिस्ट्री बेस्ड वीडियो बनाएंगे, पर आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि मॉडर्न DNA स्टडीज़ और जेनेटिक लीनियज की मदद से थोड़ा सा इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश की जाए कि मुग़ल कौन थे, मंगोल थे, तुर्क थे या कुछ और थे। और साथ साथ हम थोड़ा मॉडर्न DNA एविडेंस की बेस पे इस सवाल पे नज़र दौड़ाएंगे कि मॉडर्न जो मुस्लिम्स हैं इंडिया और पाकिस्तान में, उनमें से कितने लोगों का कोई कनेक्शन जो है वो ओरिजिनल मंगोल से थोड़ा सा मिलता है, जेनेटिक एविडेंस क्या कहती है इस बारे में। और लास्ट में ही वीडियो के हम थोड़ा सा कुछ मुगल्स के जो बारे में कॉमन मिथ्स हैं स्पेशली इंडिया, वो थोड़ी सी बस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं जी थोड़ा ओरिजिन और मुगल से। मुगल का जो लफ्ज़ है इट्सल्फ वो है मंगोल का तजरीही रूप उसे आप कह सकते हैं। उसके ओरिजिन्स वहाँ से जैसे मतलब है कि मिलते हैं। बाबर, जिनको वाइडली रिगार्ड किया जाता है वो मुगल सल्तनत के फाउंडर थे, वो पैदा हुए थे 1493 में फरगना वैली जो मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान में है। उनके जो वालिद साहब हैं उमर शेख मिर्ज़ा, वो एक तैमूरिद प्रिंस थे जो अपनी नस्ल जो है वो तैमूर यानी टेमरलैन से जोड़ते थे। और उनकी जो वालिदा हैं वो मंगोल ख़ानदान से आई थी जो गेंगिस खान के मंगोल ट्राइब से आती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर पैटर्नल साइड से अगर देखा जाए बाबर की और फिर वो टर्न मुगल की, तो वो मुगल फैमिली है वो पैटर्नल साइड से टर्किक मंगोल है, जबकि कल्चरली वो पर्शियन और इस्लामिक के तौर पे उसे माना जा सकता है। अब DNA एनालिसिस की अगर बात करें, मुगल जीन्स की बात करें, तो DNA का क्विकली अगर रिकैप किया जाए, YDNA, जैसे मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि YDNA जो है ये आपकी लीनियज शो करता है पैटर्नल साइड यानी बाप की तरफ से। MDNA माइटोकॉन्ड्रियल DNA जिसे कहते हैं, वो अपनी लीनियज शो करता है मदर साइड से। और जो ऑटोसोमल DNA होता है वो आपकी जो है वो बोथ रिलेटिव्स और वाइडर रिलेटिव्स के भी लीनियज शो करता है। और मुगलों के DNA की अगर हम बात करें, अब उस पर अब अगर आएँ तो पैटर्नल साइड की अगर हम बात कर लें यानी कि बाप की तरफ से, तो बाबर के जैसे मैंने कहा पैटर्नल लाइन तिमुरिड लीनियज से था जो टर्किक इसकी लीनियज आप करवा सकते हैं, और बीच में मंगोल मिक्स भी ऑब्वियसली था। फॉर एग्जांपल अगर YDNA टेस्ट उस ज़माने में होता तो कुछ पॉसिबल हैप्लोग्रिप्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉसिबल हैप्लोग्रिप्स ये हो सकते थे। उसमें ये नंबर 1 तो ये है C3, जिसे जो जेनेटिक टर्म्स में आप CM217 भी कह सकते हैं। ये हैप्लोग्रुप जो C3 है बेसिकली CM217, ये हैप्लोग्रुप गेंगिस खान से जुड़ा है। एक स्टडी के मुताबिक 2003 की जो है जरियाल ए और उनके रिसर्च ग्रुप की तरफ से, उसके मुताबिक 16 मिलियन जो दुनिया के मर्द हैं वो इस हैप्लो ग्रुप के डिसेंडेंट हैं। और ये कोई इसमें सरप्राइजिंग बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गेंगिस खान ने किस तरह अपनी एम्पायर को फैलाया और कहाँ कहाँ उसकी एम्पायर फैली। तो ये तो फर्स्ट पॉसिबल हैप्लो ग्रुप मुगल पैटर्नल लीनिएज का हो सकता है। अगर दूसरे पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, R1AZ93 R1A का ग्रुप, ये इंडो ईरानियन और सेंट्रल एशियन टर्किक लोगों में कॉमन है, और इंडिया के कुछ ब्राह्मण्स और नॉर्थ इंडियन मुस्लिम में भी ये पाया गया है। तो ये एक सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा हैप्लो ग्रुप Q जो है वो टर्को मंगोल ट्राइब्स में काफ़ी मिलता है, और ख़ास तौर पे साइबेरिया और उज़्बेकिस्तान में जो है ये काफ़ी पाया गया है। तो ये हैप्लो ग्रुप Q भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और लास्ट पॉसिबिलिटी जो है J2 है। ये वेस्ट एशियन ओरिजिन का इसे आप कह सकते हैं। ईरान, इराक और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में ये कॉमन है। तो पैटर्नल साइड से जो है वो मुगल्स का ये 4 हैप्लो ग्रुप्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर अब हम नेक्स्ट ज़रा थोड़ा मैटरनल DNA यानी माँ की तरफ के DNA और की बात करें मुग़लों की, तो मुग़ल्स जब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अगर इसको मैं दे दूँ, मुग़ल्स जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की। तो जो मैटरनल लीनिएज है उनकी जनरेशन्स के थ्रू वो चेंज होती गई, लोकल औरतों के साथ मिक्स हुए। और इसमें अगर एग्जांपल दी जाए, जैसे अकबर जो थे, अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम वो पर्शियन ओरिजिन से थी। शाहजहाँ की वालदा राजपूत थी।
हिंदू राजपूत प्रिंसेस। तो ये जो मिक्सिंग हुई उसकी वजह से जो काफ़ी हद तक मिटरनल लीनियज जो थी उसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिगार्ड से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ओवर द ईयर है। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, वही जैसे मैंने पैटर्नल साइड में बताया, तो मैटरनल अगर टेस्ट अगर किया जाए आजकल दौर में, तो जो एक्सपेक्टेड हैप्लोग्रुप्स हैं वो पहले तो Hj1 कह लें, T और U7, ये ग्रुप्स वो हैं जो ईरानियन और सेंट्रल एशियन वुमेन में नज़र आते हैं। और जैसे कह लें आप ज़रा थोड़ा सा उसकी और ओरिजिनल रूट्स को मुगल्स की थोड़ा सा उसमें देते हैं उसकी इंडिकेशंस। और जो सेकंड कैटेगरी अगर बात की जाए मैटरनल डीएनए की टेस्ट के तौर पे, तो वो M, R और L हैप्लोग्रुप्स हमें मैटरनल साइड पे नज़र आ सकते हैं। और ये वो है जो लोकल मिक्सिंग से हुए, बिकॉज ये नॉर्मली जो मैटरनल हैप्लोग्रुप्स हैं वो साउथ एशियन और इंडियन ओरिजिन के हैं और वहाँ पे कॉमन है। तो ये सब बताता है कि जो नस्ली जो मिक्स था ना जो ओवर द ईयर्स, उसकी वजह से एक लेयर्ड एंसेस्ट्री हमें नज़र आती है मुगल्स की वो मैटरनल साइड पे। अब इसमें मैं थोड़ी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को थोड़ा सा ये पॉइंट समझाने के लिए। तो बाबर के जैसे मैंने फादर साइड पे तैमूर से लिंकेजेस थे, तैमूर से तैमरलेन जिसे आप जानते होंगे, और मदर साइड पे वो मंगोल ट्राइब से जैसे मैंने कहा लिंक था। अगर उनका अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो शायद कुछ ऐसा हो। YDNA साइड पे जैसे मैंने कहा M217 या R1A Z93I। माइटोकॉन्ड्रियल साइड पे मंगोल पर्शियन हैप्लोग्रुप्स में से कुछ आ सकता है। लेकिन शाहजहाँ तक आते आते, बाबर से लेके शाहजहाँ तक आते आते, मुग़ल रूलर्स के जो मैटरनल जीन्स थे वो काफ़ी हद तक इंडियन हो चुके थे और मोस्टली राजपुतानी और लोकल मुस्लिम वुमेन्स इंडिकेशन वहाँ पे मिलती हैं। तो ये कुछ अचंभे की या सरप्राइज होने की बात नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री हमें बताती है कि ये ऐसा हो, कल्चरल मिक्सिंग और स्पेशली जो मैटरनल साइड पे वो हुई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन देना चाहूँगा कल्चर और डीएनए की, क्योंकि एक बात समझना ज़रूरी है कि जो लीनियज है या आपकी जो इंसेस्ट्री है और कल्चर, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुग़लों का जैसे कहा डीएनए ओरिजिनली सेंट्रल एशियन था, मंगोल टर्किक था, मगर उनका कल्चरल जो है वो पर्शियन इस्लामिक इन्फ्लुएंस था। मगर ओवर द ईयर्स इंडिया में रहते रहते और उस पर रूल करते करते जो उनकी पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी हुई वो काफ़ी हद तक इंडियन हो गई। तो बाबर जैसे कि चगताई टर्किश बोलते थे ज़ुबान के तौर पे, लेकिन उनके बाद के जो रूलर्स थे उन्होंने फिर पर्शियन को अपनाया, फिर उर्दू भी को भी यूज़ किया। तो जब शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दौर तक कोड जो है वो फुली इंडियन और पर्शियन बन चुका था। तो कल्चरली वो इनकी एवोल्यूशन हुई और पॉलिटिकली भी एवोल्यूशन हुई, मगर ऑब्वियसली जो जेनेटिक्स और डीएनए रूट्स हैं वो काफ़ी हद तक स्पेशली ऑन द पैटर्नल साइड वो ऑब्वियसली सेम रहे। तो मॉडर्न अगर डीएनए एविडेंस की अगर बात करें, तो मैं थोड़ा सा जैसे मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि आज के डीएनए एविडेंस की बेस पे हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि आज भी कुछ लोग जैसे कि अपने आप को मुग़ल, शेख या सैयद कहते हैं, और उसमें डीएनए स्टडीज़ क्या कहती हैं। नॉर्थ इंडियन भी मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तानी मुस्लिम, उसमें काफ़ी हद तक ये जो 3 हैप्लोग्रुप्स मैंने बताए R1A, J2, Q1, B1 ये मिलते हैं। 2000 की एक इंडियन स्टडी के मुताबिक काफ़ी अपर कास्ट मुस्लिम्स में ये कुछ फॉरेन हैप्लोग्रुप्स ज़्यादा हद तक मिलते हैं कि अदर साइड पे लोकल कॉन्वर्ट्स में साउथ एशियन है वो हैप्लोग्रुप्स और इंडियन हैप्लोग्रुप्स, ओरिजिनल इंडियन हैप्लोग्रुप्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो जैसे कि H1 हैप्लोग्रुप हो गया। तो कुछ स्टैट्स की अगर बात कर लें, ये कंपाइलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स में R1A जो है वो 15 to 20% हमें नज़र आता है, J2 12 to 10 to 15% नज़र आता है, M217 जो मंगोल्स से काफ़ी और मुग़ल से लिंक्ड है वो 2 to 4% ही नज़र आता है। और साउथ एशियन H और M जो लोकल जैसे आप कह लें वो हैप्लोग्रुप्स हैं वो 40 to 60% तक नज़र आते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें अर्बन स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रूरल कॉन्टेक्स्ट की हमें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्टडीज़ मिलती नहीं है, तो अगर पाकिस्तानी अर्बन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 10 to 18% R1A नज़र आता है, 8 to 12% J2 की भी प्रेजेंस नज़र आती है सिर्फ अर्बन कॉन्टेक्स्ट में। उसी M217 जो है वो यहाँ पे भी देखें 2.2 to 3% हमें नज़र आ रहा है, जबकि जो लोकल कंटेंट है वो 50% तक अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हमें नज़र आता है। तो फाइनली जो लास्ट ग्रुप है जो उत्तर प्रदेश मुगल्स, जो काफ़ी फेमस कैटेगरी है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट आउट करना शुरू किया स्टडीज़ के। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3% तक ही जो M217 मुग़ल जो हैप्लोग्रुप नज़र आ रहा है वो है, जबकि उसमें भी लोकल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा हमें वाज़ा हो जाता है कि कितना जो है वो लीनियज हम ट्रेस कर सकते हैं मुग़ल से और सो कॉल्ड ओरिजिनल मुग़ल से।
तो लास्ट सेक्शन में थोड़ी सी मिथ्स है कि बात कर लें, कुछ जो थोड़ी कॉमन मिथ्स हैं जो मुगल से लिंक की जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। नंबर वन, पेरेंट मुगल्स की बात की जाती है कि वो मुगल्स जो है वो काफ़ी हद तक मंगोल थे। तो ये जो है काफ़ी फॉल्स है, काफ़ी हद तक फॉल्स है। वैसे मैंने कहा डीएनए स्टडीज़ पॉइंट करती हैं वो टर्को मंगोल थे, तो वो टर्किश और मंगोल मिक्सिंग के बाद उसमें उनका जो नज़र आता है वो है। और उसमें काफ़ी हद तक हैवी पर्शियनाइजेशन जिसे कह लें वो भी हमें नज़र आती है। सेकंड में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी नज़र आता है कि जी वो रेशियली सेपरेट थे इंडियन से। अर्लियर मुगल्स की हद तक तो ये बात सही नज़र आती है, मगर अगर कुछ लीनिएज के बाद और कुछ अर्सा के बाद देखा जाए तो कुछ जनरेशन बाद ये बात काफ़ी हद तक फॉल्स थी। और लास्ट इंडियन मुस्लिम्स में, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी फॉर दैट मैटर देखा जाए तो वो मिथ है कि काफ़ी हद तक जो मुगल्स हैं, मॉडर्न मुगल्स, वो डायरेक्ट मुगल डिसेंडेंट्स हैं। तो ये भी मैंने जो मॉडर्न डीएनए एविडेंस पिछले सेक्शन में दी उससे हमें पता चल जाता है कि मोस्टली जो है वो लोकल कन्वर्ट्स से मुगल जो एंसेस्ट्री थी वो डीएनए एविडेंस हमें बताती है, डीएनए स्टडीज़ हमें बताती हैं वो लिमिटेड थी स्मॉल एलीट से। तो ये कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो डीएनए एविडेंस जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो हमें वो बस्ट करने में उसे हेल्प कर रही हैं। तो जो जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, मुगल कौन थे? पेरेंटल साइड टर्को मंगोल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मेटरनल साइड मिक्स अगर कह लें पर्शियन, फिर लेटर ऑन इंडियन वुमेन का भी। कल्चरली जो है वो डीपली पर्शियनाइज्ड कह लें आप, फॉर स्टार्टर टर्किश एंड पर्शियनाइज्ड मिक्स। और जब लेटर ऑन जो है वो काफ़ी हद तक उनका ग्रेजुअली जो है इंडियनाइज्ड हो गए थे। दिस देयर डीएनए रिफ्लेक्ट्स बेसिकली व्हाट देयर एम्पायर बिकेम, जो कि उसे कह सकते हैं कि फ्यूजन बन गई काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड्स की, और यही हमें उनकी लेगेसी के तौर पर भी नज़र आता है। थैंक यू।